हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। डिफरेंशिएबिलिटी इज अ न्यू चैप्टर जो आज अपन करेंगे। हमने लिमिट्स पढ़ लिया, कंटिन्यूटी पढ़ लिया है। डिफरेंशिएबिलिटी अपना नया चैप्टर होगा। डिफरेंशिएबिलिटी को कभी कभी डेरिवेबिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, डेरिवेबिलिटी ये बोलना थोड़ा ज्यादा आसान है ना, क्योंकि बड़ा इजीली आप बोल भी सकते हो और लिख भी सकते हो। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ही बहुत बड़ी है। खैर, डेरिवेबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी नाम सुन के क्या लग रहा है कि डिफरेंशियाबिलिटी, एबिलिटी मतलब कोई फंक्शन की बेसिकली एबिलिटी चेक कर रहे हैं अपन। यहाँ पे एबिलिटी छुपा हुआ है ना, तो किसी भी फंक्शन की एबिलिटी चेक की जा रही है कि क्या वो डिफरेंशिएशन होने लायक है भी या नहीं है ना। तो अपन किसी भी रैंडम फंक्शन की एबिलिटी चेक करेंगे कि क्या वो डिफरेंशिएबल है, क्या उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि नहीं। डिफरेंशिएट किया जा सकता है या नहीं, उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का किया जाता है। अब देखिए, ये फंक्शन x का फंक्शन है। 99% ऑफ द टाइम्स हमको फंक्शन x का ही मिलेगा और उसको अपन y एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब ये फिजिक्स नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कभी कभी वेलोसिटी फंक्शन आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ अगेन अगेन टाइम का ही जो भी हो, वट है ना। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हमारा y और x ही चलता रहेगा। फिजिक्स वाली हरकतें अपने साथ ज्यादा नहीं होगी, इनफैक्ट बिल्कुल बहुत कम होगी। ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसको उसको x के रिस्पेक्ट में अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने को dy बाई डी एक्स मिलता है। ये अपन फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है ना, वो अपन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस dy बाई डी एक्स। देखिए, इसके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, इसके दो मीनिंग होते हैं, दोनों मीनिंग मतलब एक ही है, बट दो तरीके हैं इसको समझने के। एक होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग और एक होता है थियोरेटिकल मीनिंग। सो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। लेकिन फिजिक्स में हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पढ़ा होगा। इनफैक्ट मेरे को अच्छे से पता है, फिजिक्स में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताया जाता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टैंजेंट, है ना। इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टैंजेंट। इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो कोई भी फंक्शन है अपने पास, उस पर कोई भी पॉइंट चूज कर लिया अपन ने, उस पॉइंट पर अगर अपन टैंजेंट बनाना चाहते हैं तो उस टैंजेंट का जो स्लोप होगा ना, उस टैंजेंट का स्लोप होगा वो अपने को dy बाई डी एक्स की मदद से मिलेगा। ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर अपने को टैंजेंट का स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, टैंजेंट का स्लोप, इक्वेशन नहीं, ना ना ना, नॉट द इक्वेशन, टैंजेंट का स्लोप निकालना है। तो उस पॉइंट पे आप क्या निकालोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली इट गिव्स अस द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। ठीक है, बट थ्योरेटिकल मीनिंग इसका क्या होता है या फिजिकल मीनिंग इसका क्या होता है। फिजिकल या थियोरेटिकल मीनिंग या मैथमेटिकल मीनिंग, खैर वो भी मैथमेटिकल है ऐसा नहीं है, लेकिन इसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि dy बाई डी एक्स आपको क्या देता है, बताइए। dy बाई डी एक्स आपको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यही तो पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, तो आपको कम से कम इतना पढ़ाया गया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पर y कितनी तेजी से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको ds बाई dt दे दिया जाता है तो आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वो भी किसी इंस्टेंट पर, किसी पल पे, कोई क्षण पे क्या डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग वेलोसिटी कह दिया करते थे। लेकिन हाँ, कहने का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, या तो फिर dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम प्यार से एक्सेलरेशन कह दिया करते थे। वही चीजें है बस। यहाँ पर आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, फंक्शन मिलेगा चुपचाप से। उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है, लिखिए यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यस और नो। ठीक है, चलिए अब तो अपन है ना डायरेक्टली बात करते हैं कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है टेंजेंट का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट हर कोई बता सकता है, आप में से हर कोई मुझे बता देगा कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है। किसी भी पॉइंट पर, सॉरी हाँ ये, किसी भी फंक्शन पर एक ऐसी लाइन खींचोगे आप, ये फंक्शन है, किसी भी फंक्शन पर ऐसी लाइन खींच, बनाना मत इसको, मैं मिटा दूंगा वैसे भी, जो उस फंक्शन को एक पॉइंट पे टच करे। आज तक अपन यही पढ़ते हैं ना कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी ग्राफ को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को अपन टेंजेंट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो चीज सर्कल हो, खैर सर्कल तो वैसे भी फंक्शन नहीं होता है, सर्कल इज ए रिलेशन। लेकिन मैं आपको कोई भी जनरल कर्व की बात कर रहा हूँ, किसी भी कर्व पर अगर कोई पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट को टच करती हुई लाइन बना दी जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिए ना, बैटरी लो है सिस्टम की, आज मैं पावर बटन ऑन करना भूल गया, 2 मिनट वेट कीजिए। ओके, लेकिन हम लोगों को जो टेंजेंट की डेफिनेशन पता है वो है ना परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, दैट इज नॉट परफेक्ट। टेंजेंट मतलब क्या होता है? अ लाइन टचिंग द कर्व, अ लाइन टचिंग द कर्व। अब टचिंग द कर्व मतलब एक पॉइंट पे टच कर रहा है, सीधी सी बात है ना, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यही अपने को पता है आज तक। लेकिन टेंजेंट की ये असल में डेफिनेशन नहीं होती है। टेंजेंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो कुछ और होती है। आपको पता है टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट ना सीकेंट से बना है, टेंजेंट सीकेंट से बना है। तो आज तो अपन बहुत गहरी बात करने वाले हैं। वो गहरी बात पहले आप नोट के तौर पे लिखेंगे, टेंजेंट एट अ पॉइंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। लिखिए, टेंजेंट एट अ पॉइंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। ठीक है, अच्छा, तो मतलब ये हुआ इसका कि यार सीकेंट जो है ना, उसी से बना है टेंजेंट, सीकेंट से ही तो टेंजेंट बना है भाई। तो आज अपन समझते हैं इस चीज को थोड़ा और गहराई से। हम्म, एक मिनट। ठीक है, तो मेरे साथ आप ये बनाइए एक छोटा सा फिगर। ओके, प्लीज ड्रॉ इट। तो ये एक्स वाई एक्सेस है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बनाना चाह, अरे यार एक मिनट। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और आज अपन समझते हैं कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है। तो मेरे पास एक कर्व है, मान लेते हैं कि वो कर्व ऐसा है, स्टैंडर्ड तरीके से एक छोटा सा कर्व बनाते हैं। थोड़ा सा ई की पावर एक्स टाइप का कर्व दिखाई देगा आपको, लेकिन हाँ, दिस इज द कर्व। ठीक है, ये कर्व क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मेरे को क्या करना है, इसमें किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचनी है। तो वो पॉइंट जो है, मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, क्या करना है, मेरा टारगेट समझ गए आप लोग? टारगेट क्या है? अपने को टेंजेंट खींचना है। लेकिन अपने को अभी अभी पता चला है कि टेंजेंट जो है वो सीकेंट का लिमिटिंग केस है, मतलब सीकेंट से बना हुआ है टेंजेंट। कोई बात नहीं, एक पॉइंट लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए, ये रहा वो पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट खींचना है, इस पॉइंट को मैं ए फॉर एप्पल मान लेता हूँ, कैपिटल ए। ठीक है, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाइए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, लेकिन आप ड्रॉ करते जाइए। अच्छा एक मिनट, मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूँ। प्रणव, आपने
प्रणव एंड विवेक, आपने वो कंप्लीट कर लिया है क्या अपना लिमिट्स का मॉड्यूल? विवेक इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप रिकॉर्डिंग देख रहे थे, है ना? लिमिट्स का मॉड्यूल बचा है ना प्रणव? अच्छा यार, आप लोग थोड़ा सा क्लास के रेगुलर आओ, है ना? लिमिट्स का हाफ से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ये थोड़ा गलत है ना। और काफ़ी लोगों ने कंप्लीट भी किया है। अच्छा तेजस, आपने मेरे को नहीं भेजा है लिमिट्स का मॉड्यूल, नहीं भेजा ना? ओके, भेजा है क्या? अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक, दिख गया दिख गया। ओके, और सिंगेज कंप्लीट किया है क्या? कितने लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया सिंगेज लिमिट्स का? अरे बेटे, लिमिट्स का मॉड्यूल भेजना है क्या? अरे हाँ भेजना है भाई, बिल्कुल भेजना है। मैं बैठ के चेक करता हूँ आपका होमवर्क, कौन कितना कर रहा है मेरे को पता तो चले। आप प्लीज़ जो भी सॉल्व करे उसका पीडीएफ भेजते जाए, जो भी होमवर्क। हो गया है ना मॉड्यूल? ठीक है, कितने लोगों ने सिंगेज सॉल्व कर लिया? एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे आउट ऑफ 76। रेज हैंड। ओके यार, कर लो, है ना? वहीं से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा। अपना कोचिंग का मॉड्यूल तो अपन ने कर लिया है, सिंगेज भी कर डालो ना, बेहतरीन क्वेश्चन है उसमें। चलिए, तो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चों ने किया, ये तो भाई अच्छा स्टेटस नहीं है। करें आप, बिल्कुल करें उसको सॉल्व, क्योंकि एक बार छूट गया तो आप कभी नहीं कर पाओगे। ये बात जान गए ना आप? जो भी आपका पेंडिंग होमवर्क है वो आप कभी नहीं कर पाए हो ना, तो प्लीज उसको कर लो। आई एम कमिंग बैक टू दिस टॉपिक। देखिए भाई, ये पॉइंट ए है। अब हमने क्या बोला कि टेंजेंट बनाना है। जैसे ही मैंने बोला टेंजेंट बनाना है, तो मुझे किसी ने टोका, एक समझदार व्यक्ति ने मुझे टोक दिया कि भाई टेंजेंट तो कुछ होता ही नहीं है, टेंजेंट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, टेंजेंट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, टेंजेंट तो बेसिकली सीकेंट से बना है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, सीकेंट बना लेते हैं। हमने क्या बोला उनको कि ठीक है भाई सीकेंट बना लेते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है सीकेंट बना लीजिए। तो सीकेंट बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? एक या दो? सेकंड बनाने के लिए कितने पॉइंट? एक या दो? दो पॉइंट। तो मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ। अब दो पॉइंट लेने के लिए दिमाग में कंफ्यूजन आया कि एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट तो ये है, राइट? एक और पॉइंट चाहिए अपने को। तो आप एक और पॉइंट ग्राफ में कहीं पर भी ले लो, यहाँ ले लो या यहाँ ले लो या कहीं पे भी ले लो। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट ए से एच डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से मैं एच डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। अभी एच डिस्टेंस से दूरी पर कोई पॉइंट अगर आप लोगे, है ना, देखो, तो बेसिकली एच डिस्टेंस आगे ना, एच डिस्टेंस आगे, लेकिन पॉइंट तो ऊपर होना चाहिए कर्व पे। तो पॉइंट कर्व पे मैं बना देता हूँ। देखिए, ये एच डिस्टेंस आगे, एच तो आप लोग सब जानते हैं अच्छे से, अब तो आप लोग सब परिचित हो चुके हो एच से। ठीक है, तो एच डिस्टेंस आगे अगर मैंने कोई पॉइंट लिया इस कर्व पर, उस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं बी फॉर बॉम्बे। क्या रख दूं? बी फॉर बॉम्बे। तो ये पॉइंट ले लिया मैंने बी फॉर बॉम्बे। सही है क्या? पक्का? आप लोग मेरी बातों का आंसर करते जाना, है ना? कॉलेज स्कूल सबमिशन चल रहा था ना यार, देखो स्कूल कॉलेज का सबमिशन आपको परेशान करेगा बिल्कुल, बट टाइम पे आप सबमिट कर दो, क्योंकि मैं आपको अभी है ना बोर्ड एग्जाम का होमवर्क देने वाला हूँ आर डी शर्मा से। मैं चाह रहा हूँ उससे पहले आप लिमिट्स का मॉड्यूल और सिंगेज खत्म कर दो, फिर बोर्ड एग्जाम आप देखना, आपको एकदम बच्चों वाला खेल लगेगा। लेकिन खेल लगना जरूरी नहीं है, वो पूरा सॉल्व करना जरूरी है। ये खत्म कर दो ताकि मैं आपको कंफर्टेबल स्टेट में होमवर्क करवा पाऊँ। मैं आप पे प्रेशर नहीं बनाना चाह रहा हूँ कि भाई एक दिन में पूरा होमवर्क दे दिया, काफी टाइम से अपन होमवर्क करते आ रहे हैं। ओके, तो अपन ने एक और पॉइंट ले रखा है ए बी। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे को क्या मिला? ये आप लोग मुझे बताइए कि क्या मिला मुझे? ये मुझे टेंजेंट मिला है या फिर सीकेंट मिला है? ये मुझे सीकेंट मिला है, क्यों? क्योंकि दो पॉइंट को कट कर रहा है, हालांकि वो दोनों पॉइंट काफी नजदीक है, बट स्टिल इट इज अ सीकेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये सीकेंट की रे बना दी मैंने, दिस इज अ सीकेंट ए बी। इज दैट ओके? पक्का? क्लियर है सबको? ये ब्लैक वाली लाइन क्या है? इट इज अ सीकेंट। और अगर ये ब्लैक वाली लाइन सीकेंट है, तो मैं इस लाइन को अगर थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर देता हूं, मान लो ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है,
और इस वाली लाइन को मैं थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। बोलो यस और नो। बिल्कुल होना चाहिए ना, बिकॉज ये वाली लाइन मैंने एक पैरेलल खींची थी, तो दिस शुड बी थीटा, क्योंकि ये थीटा ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल कहते हैं अपन इसको थोड़ा अमीरों की भाषा में। अच्छा ठीक है, क्या आप मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? एनीवन इन दिस क्लास जो मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है? ए कॉमा एफ ऑफ ए। ए कॉमा एफ ऑफ ए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? सोचो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए प्लस एच। तो ए कोऑर्डिनेट हो गया ए प्लस एच, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच। सही है क्या? तो ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ये थीटा का टेंजेंट वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, टैन वैल्यू ऑफ दिस थीटा। ठीक है, आपको वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज बारिश हो रही है कि मेरे को अपनी खुद की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, बट आप मेरे को वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो बताइएगा। तो मैं tan थीटा लिखना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट को अगर मैं m मान लूंगा तो बताइए tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा विल बी साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। राइट और रॉन्ग? सो लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, मतलब साइड ऑपोजिट bm और साइड एडजेसेंट हो जाएगा am। bm कितना हो जाएगा भाई बताइए? bm का वैल्यू ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कोई भी समझदार व्यक्ति मुझे बताना चाहे अगर, यू आर मोस्ट वेलकम। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। एक्सीलेंट, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है? साइड ऑपोजिट बाय साइड एडजेसेंट। साइड ऑपोजिट क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, चलेगा? ये हो गया tan थीटा का वैल्यू। लेकिन ये किसका स्लोप आया? टेंजेंट का या सीकेंट का? ये तो टेंजेंट का स्लोप आया सर। ये जो सॉरी ये सीकेंट का स्लोप आया। ये जो ए बी सीकेंट थी अपने पास, इस ए बी सीकेंट का स्लोप अपने पास आया है दिस थिंग वट एवर दिस इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि अगर ये पॉइंट बी धीरे धीरे स्लाइड करते 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 ए के नजदीक आने लगे, तो अगर पॉइंट बी ए के नजदीक आने लगेगा तो ये एच डिस्टेंस जो होगा वो और छोटा होगा या बड़ा होगा? बताइए। छोटा होगा। छोटा होगा मतलब ये पॉइंट मंकी जो है, मंकी पॉइंट भी थोड़ा थोड़ा पीछे आने लगेगा। पीछे आएगा तो ये एच डिस्टेंस जो है वो और छोटा होते जाएगा। सोचो ना, ये पॉइंट बी यहाँ पहुंच जाएगा तो ट्रायंगल इत्तू सा हो गया, फिर ट्रायंगल इत्तू सा हो गया, फिर ट्रायंगल इत्तू सा हो गया। आप समझ रहे हो कि एच डिस्टेंस भी छोटा होता जा रहा है। तो ये लिमिटिंग केस जब होगा, जब बी का जो पॉइंट बी है वो धीरे 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 अगर अपन कहते हैं कि स्लाइड करके वो ए के पास आ जाए, उस केस में एच विल बी टेंडिंग टूवर्ड जीरो। इसको अपन कहते हैं लिमिटिंग केस। ठीक है, इसको अपन कहते हैं लिमिटिंग केस। तो अगर मैं लिमिट लगा देता हूं इस स्लोप पर, इस tan थीटा पर अगर मैं लिमिट लगा देता हूं कि एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, तो उस केस में, है ना, उस केस में यहां पे भी लिमिट लिखना चाहिए मुझे, खैर मैं लिख देता हूं पहले, लेकिन यहां पे समझे। उस केस में क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये पॉइंट बी और पॉइंट ए ओवरलैप कर जाएंगे, पॉइंट बी पॉइंट ए में जाके समा जाएगा। ठीक है, अपन इसको मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ये जो सीकेंट है, इसी सीकेंट में एक पॉइंट है धीरे धीरे स्लाइड करके दूसरे पॉइंट में समा जाता है जब, तो वो सीकेंट टेंजेंट बन जाता है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सीकेंट में दो पॉइंट होते हैं। ये वाला पॉइंट जो है वो धीरे धीरे पीछे आ जाए, पीछे मतलब लेफ्ट हैंड साइड, है ना, पीछे आ जाए धीरे 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 धीरे, तो वो ए पॉइंट पर जिस दिन समा जाएगा तो ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, उस दिन ये सीकेंट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब सीकेंट इज व्हाट? सीकेंट का स्लोप था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसका लिमिटिंग केस, इसका लिमिटिंग केस कि एच टेंडिंग टू जीरो, इस लिमिटिंग केस का मतलब क्या हो जाएगा? एच का वैल्यू इतना छोटा हो गया कि वो जीरो के बराबर हो गया। इसके लिमिटिंग केस को अपन क्या कहेंगे? दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यह है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, मतलब सीकेंट का जो स्लोप था उस पर लिमिट लगा देते हैं तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा लोड मत लो, बड़ी आसान चीज है, बस इतना ही है। अच्छा, इसमें एक कहानी में ट्विस्ट है। अपन पॉइंट ए को अप्रोच कर रहे हैं,
अपन नहीं अप्रोच कर रहे, पॉइंट बी फॉर बॉम्बे अप्रोच कर रहा है। बॉम्बे आगरा को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अच्छा, बॉम्बे आगरा को किस तरफ से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है या लेफ्ट साइड से, टेल मी। राइट साइड से कर रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि पॉइंट बी राइट में है ना। आप लोग ऐसा भी तो कर सकते थे कि सिकेंड बनाने के लिए एक पॉइंट पीछे चूज कर लेते, बॉम्बे, और वो पॉइंट बॉम्बे जो है ए को अप्रोच करता, सेम तरीका होता, सब कुछ फॉर्मूला भी सेम आता उस केस में भी। हमने पीछे क्यों नहीं बनाया, बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन अपन ने अभी आगे बनाया है। आगे मतलब राइट साइड, तो पॉइंट बी जो है पॉइंट ए को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे पता है, ये टेंजेंट का स्लोप है अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप है राइट साइड से अप्रोच करते हुए, या फिर इसको मैं देसी आदमी की भाषा में बोलता हूं तो राइट साइड के टेंजेंट का स्लोप है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि सर राइट साइड का टेंजेंट क्या होता है, लेफ्ट साइड का टेंजेंट क्या होता है। भाई साहब मैं वही समझा रहा हूं आपको। पॉइंट है अपने पास क्या, ए फॉर आगरा, फिगर में देखिए पॉइंट क्या है, ए फॉर आगरा। इस ए फॉर आगरा में अपन ने टेंजेंट बनाया विथ द हेल्प ऑफ पॉइंट बी, दैट पॉइंट बी वाज अप्रोचिंग पॉइंट ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो जो टेंजेंट बना है अपने पास, है ना, जो टेंजेंट बना है अपने पास, ये ब्लैक वाली लाइन जो टेंजेंट बनी है ना, ये ब्लैक वाली लाइन जो टेंजेंट बनी है, इसको अपन कहेंगे राइट साइड का टेंजेंट। ठीक है, राइट साइड से अप्रोच करते हुए जो टेंजेंट बनाया अपन ने, उसको राइट साइड का टेंजेंट कहेंगे। ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज में अपन क्या कहते हैं इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक अंग्रेजी में लाइन जरूर लिखवाऊंगा कि इन लिमिटिंग केस केस ब्ला 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 ऐसा कुछ होगा, उसी चीज को अंग्रेजी में अपन लिखेंगे। लिखिए इन लिमिटिंग केस, आप नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर स्पेस नहीं नीचे लिख लो। लिमिटिंग केस में क्या होगा देखिए, बॉम्बे विल अप्रोच आगरा, सही में बॉम्बे मत लिख देना, बी विल अप्रोच ए एट सम पॉइंट, बी विल कोइंसाइड ए, बी विल कोइंसाइड ए, दिस लिमिटिंग केस विल बी सीन एज, this limiting case will be seen as h टेंडिंग टू जीरो। इस लिमिटिंग केस को अपन क्या बोलेंगे, h टेंडिंग टू जीरो बोलेंगे। आ रहा है क्या समझ में, मतलब जैसे ही b a को टेंड करेगा, तो h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसको नीचे मैथमेटिकली अपन ने ऐसे लिखा है। और इस पर्टिकुलर चीज को अपन क्या कहते हैं, टेंजेंट फ्रॉम द राइट साइड, टेंजेंट फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अपन ने आज तक, बचपन से लेकर आज तक क्या सीखा था, एक बार देखिए आगे। ये रहा आपका कर्व, ये रहा पॉइंट। टेंजेंट तो भाई राइट लेफ्ट होता ही नहीं, अपन तो सीधा सीधा टेंजेंट बनाते थे। आज अपन क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट के थोड़ा सा राइट में टेंजेंट बना के देख रहे हैं। अब मैं इस पॉइंट के लेफ्ट में भी टेंजेंट बना के देखूंगा। पूरी कहानी, जो चैप्टर की पूरी स्टोरी है वो इसी में कंप्लीट हो जाएगी। ये जो पॉइंट है ना, इसके राइट साइड से एक टेंजेंट बनाया मैंने, और इसके लेफ्ट साइड से भी एक टेंजेंट बनाया। आपको पता है दोनों टेंजेंट का कैलकुलेशन जो होगा ना अलग अलग होगा, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू अपन निकालेंगे। और अगर राइट साइड से बनता हुआ टेंजेंट का स्लोप है ना, इसका टेंजेंट का स्लोप मान लो m आता है, और लेफ्ट साइड से जो टेंजेंट का स्लोप बन रहा है, अगर वो भी m आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है दैट इज यूनिक। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है उसको अपन यूनिक कहेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने फोटो बनाया है ना, ये इस पूरी स्टोरी का, पूरी चैप्टर का एक तरीके से सार है। लेकिन अपन आते हैं इस चीज पे, नहीं टेंजेंट यूनिक नहीं होता दोस्त, हर टेंजेंट यूनिक नहीं होता लक्ष्मण। कुछ कुछ टेंजेंट जो होते हैं वो नॉन यूनिक भी होते हैं, मैं बताता हूँ आपको, सारे केसेस बताऊंगा। तो राइट साइड से जो टेंजेंट बना है उसका जो नाम होता है वो होता है आर एच डी। अभी तक अपन राइट हैंड लिमिट पढ़ रहे थे, आज से अपन राइट हैंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पॉइंट पर आपने टेंजेंट बनाया, पहले अपन ने राइट साइड से टेंजेंट बनाया, फिर अपन ने लेफ्ट साइड से टेंजेंट बनाया, फिर दोनों को कंपेयर करा।
कंपेयर करने के बाद ऑफ कोर्स दोनों इक्वल आते हैं तो आप बोलोगे कि पॉइंट डेरिवेबल है। खैर अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए, इतना आप लिख के रखिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब लेफ्ट साइड से अप्रोच करके देखना भी तो जरूरी है। आप है ना इस पॉइंट को, पॉइंट ए फॉर आगरा को ऐसा भी तो कर सकते थे कि सिकेंट यहां बना लेते पॉइंट बी लेके, पॉइंट बी यहां कहीं ले लेते। नहीं, अगर अपन ने पॉइंट बी यहां पर लिया होता, पॉइंट बी डैश, ठीक है, थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस टाइप दिखे तो वैसा कर देता हूँ, पॉइंट बी डैश यहाँ पे लिया होता तो इस पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस पीछे, ए एच डिस्टेंस पीछे अपन ने एक और पॉइंट ले लिया है बी डैश। ठीक है, एच डिस्टेंस पीछे एक और पॉइंट ले लिया है बी डैश। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो पॉइंट बी डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आराम से बता दोगे, आराम से चिल मारते हुए बता दोगे। ये रहा पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, इससे एच डिस्टेंस पीछे चले जाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस एच, यस और नो। अच्छा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए माइनस एच, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफकोर्स उसका फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, पॉइंट ए पर पीछे से टेंजेंट बनाएंगे, पीछे से मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से अगर टेंजेंट बनाएंगे तो उस टेंजेंट का जो वैल्यू आएगा उसको अपन एल एच डी कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो टेंजेंट बनाने से पहले आपको सीकेंट बनाना पड़ेगा, यस और नो। सीकेंट बना दूं मैं, पक्का, कसम से। चलिए सीकेंट बना देता हूँ, आप लोग इतना फोर्स कर रहे हो इसीलिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए सीकेंट बना लेते हैं अपन पिंक कलर से। तो ये ब्लैक कलर से तो मैंने राइट साइड वाला सीकेंट बनाया था, पिंक कलर से मैं लेफ्ट साइड वाला सेकेंड बना देता हूं। क्या बोलती है जनता, समझ में आ रहा है क्या, क्या आप मुझे ये वाला एंगल का वैल्यू बता सकते हो, चलो इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ। बहुत जोर से बादल गरज रहे, पता नहीं आपको आवाज आ रही होगी या नहीं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे साउंड के बहुत सारे वो लगा रखे हैं चेक्स। हाँ जी, देखते हैं, ये वाला एंगल जो है इसको अपन अल्फा मान लेते हैं, इज दैट ओके। तो tan अल्फा का वैल्यू लिखना है मुझे, क्या लिखना है, tan अल्फा का वैल्यू। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, साइड अपोजिट, इसको अपन नालायक बोल देते हैं, ए एन, ये हो गया साइड अपोजिट अपॉन एच, साइड अपोजिट कितना है, ए एन अपॉन एच। हाँ, जूम पे साउंड कैंसलिंग होता है, इस कारण अपन बच गए, जबकि यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो रही है ना कि मुझे खुद की आवाज नहीं आ रही है, बट मैं बोल रहा हूँ जैसे भी, ए एन अपॉन एच। ठीक है, अच्छा साइड अपोजिट है ए एन, कोई मुझे ए एन का लेंथ बताएगा, कोई भी बता सकता है, एनीवन, ए एन का लेंथ। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। एग्जैक्टली, देखिए इसका y कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ ए, इसका y कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ ए माइनस एच। अब देखो यार, काफी कॉम्पैक्ट डायग्राम बनता है ना, तो ये थोड़ा सा हमको स्टार्टिंग में स्ट्रगल का पार्ट रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है, बट वी कैन फिगर इट आउट, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, चलेगा, डिवाइडेड बाय एच। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज tan अल्फा, दिस इज सिंपली tan अल्फा। मैं आपको अगर देसी भाषा में बोलूँ ना, तो पॉइंट ए पर अपन ने दो टेंजेंट बनाए, एक टेंजेंट अपन ने राइट साइड से बनाया, ये ब्लैक वाला रे, ये जो काला वाला रे है ना, रे है, ये लाइन नहीं है, दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ रे, ये ए से ओरिजिनेट हो रहा है ऐसा अपन मान रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक राइट साइड से टेंजेंट बनाया, एक लेफ्ट साइड से टेंजेंट बनाया। आज तक अपन सोचते थे कि टेंजेंट तो एक ही होता है, लेकिन टेंजेंट बेसिकली दो दो होते हैं, एक राइट से अप्रोच करता हुआ, एक लेफ्ट से अप्रोच करता हुआ। जो लेफ्ट से अप्रोच करता हुआ टेंजेंट है वो पिंक कलर का है। अच्छा, लेकिन अभी ये टेंजेंट नहीं है, अभी तो ये सिकेंट है। इस सिकेंट को अगर टेंजेंट बनाना है तो ये पॉइंट बी डैश को ए डैश में, सॉरी पॉइंट बी डैश को ए में समा देना होगा। पॉइंट बी डैश को ए में अगर कोइंसाइड करना है तो डेफिनेटली आपको लिमिट लगानी पड़ेगी कि ये पॉइंट, सॉरी ये जो एच का वैल्यू है वो 0 हो जाए। यार ये एच जितना छोटा होगा पॉइंट बी डैश उतना नजदीक आएगा ना। जिस दिन ये एच इधर आ जाएगा, मतलब 0 के नजदीक आ जाएगा, तो ये पॉइंट बी डैश एकदम ए के ऊपर जाके समा जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में। तो मैं लिख देता हूं, इन लिमिटिंग केस, इन लिमिटिंग केस, वही सब बातें लिखना पड़ेगा, बी डैश विल अप्रोच ए, बी डैश विल अप्रोच ए, अच्छा अप्रोच ए फ्रॉम, इधर लिख दो राइट हैंड साइड, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड।
अप्रोच ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, LHS लिखना है ना, फ्रॉम पूरा लिख लो, चलो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एट सम पॉइंट B dash will coincide A. At some point B dash will coincide A. B dash A को coincide कर जाएगा. This limiting case will be taken as h tending to 0. This limiting case will be taken as h tending to 0. आ रहा है क्या समझ में? मतलब आपको ये जो tan अल्फा का फॉर्मूला है इसमें लिमिट लगाना है बेसिकली। क्या लिमिट निकालना है आपको? tan अल्फा में हमको ये लिमिट लगाना है कि h जो है वो 0 हो जाए। h 0 हो जाएगा तो ये अपने आप अब टेंजेंट बन जाएगा, सीकेंट की जगह अब ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। मतलब सीकेंट जो है बेसिकली आया किससे है? टेंजेंट से आया है। आ रही है कि बात समझ में? तो चलिए मैं इसमें लिमिट का वैल्यू, इधर भी लिमिट लगाएंगे। हाँ बोलो। सर वहाँ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच होना चाहिए ना, या फिर नीचे माइनस एच? अच्छा एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। सही कह रहे हो, एक्चुअली नीचे माइनस एच होता है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। आप सही कह रहे हो क्योंकि ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करेंगे, चलेगा। तो हम लोग लिमिट लगा देंगे एच टेंडिंग टू 0 और इधर लिखेंगे एफ ऑफ ए। अच्छा ये एफ ऑफ ए को मैं बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू मेक द फॉर्मूला ब्यूटीफुल। एफ ऑफ ए माइनस एच को पहले, एफ ऑफ ए को बाद में लिखूंगा और जो माइनस आएगा उसको नीचे पहुंचा देंगे। तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन आएगा। इस एक्सप्रेशन को पता है हम लोग क्या कहते हैं? इस एक्सप्रेशन को अपन कहते हैं कि टेंजेंट का स्लोप, लेकिन टेंजेंट का स्लोप पीछे से बनाया। अब यार ये तो बड़ा अजीब है अपने लिए। सर एक बार अपन टेंजेंट राइट से बना रहे, एक बार टेंजेंट अपन लेफ्ट से बना रहे, और दोनों का फॉर्मूला भी अपने पास है, ठीक है। जो टेंजेंट राइट से बनता है उसको अपन कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और जो लेफ्ट से बन रहा है उसको सिमिलरली अपन कह देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लिखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब मैं आपको फिर से वही चीज बता रहा हूं जो एक बार अभी बता चुका हूं, जो चैप्टर का पूरी तरीके से सार है। द समरी ऑफ चैप्टर इज दिस, कि हमारे पास कभी भी एक ग्राफ रहेगा, कोई भी कर्व रहेगा, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनाना है। तो इस चैप्टर में बेसिकली अपन डायरेक्टली टेंजेंट नहीं बनाएंगे, इस चैप्टर में हम लोग चेक करेंगे कि क्या उस पॉइंट पर टेंजेंट बनने लायक सिचुएशन है या नहीं है। मतलब क्या वो पॉइंट पर टेंजेंट बन सकता है कि नहीं, और अगर टेंजेंट बन सकता है तो वो पॉइंट पर क्या बोलेंगे? फंक्शन है डेरिवेबल, और अगर नहीं बन सकता तो नॉट डेरिवेबल। मतलब बेसिकली हम लोग उस पॉइंट पर, देखो इधर सब आगे, सब आगे देखिए, चैप्टर खत्म है आपका इतने में। उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? राइट साइड पर एक टेंजेंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं राइट टेंजेंट या राइट रे ऑफ टेंजेंट, या बेसिकली सिंपली राइट हैंड डेरिवेटिव। और जो लेफ्ट साइड पर टेंजेंट बनेगी हमारी उसको हम कह देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दोनों तरफ अपन ने टेंजेंट बनाया। तो आज तक अपन एक ही टेंजेंट बना रहे थे, इस चैप्टर में हम थोड़ा सा और उसके डिटेल में घुस गए और डेप्थ में घुस गए, और हमने देखा कि दो दो टेंजेंट बनाई जा सकती है। अब इन दोनों टेंजेंट का कुछ ना कुछ स्लोप होगा, बोलो यस और नो। मान लो इसका स्लोप आ गया m1 और इसका स्लोप आ गया m2। स्लोप मतलब अरे इसी फॉर्मूले से अपन ने कैलकुलेट करा, यही फॉर्मूला यूज करना है भाई। इस चैप्टर में भी लिमिट आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। हाँ, इस चैप्टर में भी पूरा आपको स्टार्टिंग से एंड तक लिमिट 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 कैलकुलेट करना है। तो अगर LHD और RHD का वैल्यू बराबर आ जाता है तो फंक्शन विल बी कॉल्ड एज डेरिवेबल, ठीक है। फंक्शन विल बी कॉल्ड एज डेरिवेबल। मैं थोड़ा और अच्छी भाषा में समझाना चाह रहा हूं आपको। डेरिवेबल बोल देना काफी आसान है। अगर m1 और m2 बराबर आ गया मतलब LHD RHD बराबर है, मतलब कि जो लाल वाला टेंजेंट है और जो हरा वाला टेंजेंट है दोनों सेम है। सोच कर देखो दोनों का स्लोप सेम है, मतलब दोनों एक दूसरे से एकदम सेम लेवल पर होंगे। मान लो अगर ये m2 का वैल्यू कुछ और आता, m2 का वैल्यू आ जाता 5 और m1 का वैल्यू आ जाता कुछ और आ जाता, मतलब 4 आ जाता, तो आप क्या बोलते? उस केस में ऐसा हो जाता, देखो उस केस में जो राइट टेंजेंट है वो ऊपर निकल जाता है और लेफ्ट टेंजेंट थोड़ा सा नीचे रह जाता। तो दोनों टेंजेंट का वैल्यू ना सेम नहीं आया, दोनों टेंजेंट का वैल्यू सेम नहीं आया, दोनों के स्लोप का वैल्यू सेम नहीं आया, और स्लोप का वैल्यू सेम नहीं आया तो इट इज नॉट डेरिवेबल। खैर ऐसा कब होगा वो तो अपन देखेंगे, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। सर एक मिनट, RHD के नीचे के नोट्स दिखाओ ना, क्रॉस चेक करना है नोट्स।
हाँ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, समझ में आया आपको क्या चल रहा है? तो बेसिकली इसको अपन एक बार लिख लेते हैं अंग्रेजी में पूरा। RHD ये रहा, उसके नीचे के नोट्स ये रहे, लिख लो। मैं इसको अंग्रेजी में लिखवाऊंगा, क्या बोल के लिखवाऊंगा, सुनो मेरी बात। अरे यार सुन नहीं रहे हो आप लोग, सुनो तो सही, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पे क्या निकालने का, राइट साइड से टेंजेंट, लेफ्ट साइड से टेंजेंट। राइट साइड से टेंजेंट को अपन क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड से अगर जो टेंजेंट बनाया उसके स्लोप को अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों बराबर आ गए तो उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट बनेगा, एक ही टेंजेंट बनेगा। और अगर यूनिक टेंजेंट बनता है तो पॉइंट डेरिवेबल है। बेसिकली तो फंक्शन डेरिवेबल है, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन डेरिवेबल है, हम ऐसा कहेंगे। और अगर यूनिक टेंजेंट नहीं बनता है, मतलब दो अलग अलग टेंजेंट बन रहे हैं उस पॉइंट पे, तो यूनिक टेंजेंट नहीं है, इसलिए इट इज नॉन डेरिवेबल। ठीक है, तो इस बात को अपन अंग्रेजी में लिखने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हो? पक्का? मैं तो तैयार हूं। देखिए लिखिए, डेरिवेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए means a unique tangent can be drawn, a unique tangent of finite slope of, ऐसा नहीं हो कि भाई स्लोप इंफिनिटी हो, ऑफ कोर्स ऑफ फाइनाइट स्लोप होना चाहिए, कैन बी ड्रॉन एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, दैट इज दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों फाइनाइट होना चाहिए, अब फाइनाइट क्वांटिटी। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव को ना हम ऐसा बोलते हैं, देखिए इधर प्लीज सामने, देख रहे हो ना? हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं, एफ डैश निकाल रहे हैं अपन, कहाँ निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पर थोड़े निकाल रहे हैं। एफ डैश मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, हम ए पॉइंट पर नहीं निकाल रहे, ए के थोड़ा सा आगे निकाल रहे हैं, मतलब ए प्लस। तो एफ डैश ए प्लस, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब हम यहाँ पर भी एफ डैश निकाल रहे हैं लेकिन ए के थोड़ा सा पीछे, तो ये एफ डैश ए माइनस हो जाएगा। तो एल एच डी आर एच डी बराबर होने का मतलब ये होता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो। और अपन को पता है राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है ये, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये, मतलब किसी भी पॉइंट पर ये दोनों एल एच डी और आर एच डी अगर बराबर हो गए तो फंक्शन में यूनिक टेंजेंट बनेगा, उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा। ठीक है, लिख डालो यहां तक। सारे डाउट्स पता है मेरे को आपके, है ना? चिंता मत करो, सब बता दूंगा मैं लाइन से। ये चैप्टर में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बस डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं वो चेक होगा। सही कह रहे हो आप, डेरिवेबिलिटी चेक होगी। डिफरेंशिएशन चेक करेंगे अपन अगले चैप्टर में, MOD मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत सारी बुक्स ये दोनों चैप्टर को कंबाइन करके बताती है, बट हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यूनिक टेंजेंट का मतलब तो अपने को समझ में आता है। यूनिक टेंजेंट और नॉन यूनिक टेंजेंट का मतलब अपन समझते हैं। देखिए, यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट का मतलब मैं आपको ऊपर भी सिखा चुका हूं और अभी फिर से सिखा रहा हूं। नॉन यूनिक टेंजेंट का मतलब अब मैं आपको पहली बार सिखाऊंगा। नॉन यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है? किसी भी पॉइंट पे ना एक नहीं दो दो टेंजेंट बन रहा है, मतलब राइट हैंड टेंजेंट और लेफ्ट हैंड टेंजेंट, ऐसा बोलना सही नहीं होता। राइट हैंड टेंजेंट मतलब जो राइट से टेंजेंट बन रहा है और जो लेफ्ट से टेंजेंट बन रहा है, उन दोनों का स्लोप अलग अलग आ जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा कब हो सकता है, ऐसे कौन से फंक्शन है जिसमें यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा। मैं आपके सामने कोई भी एक रैंडम फंक्शन ले लेता हूँ, व्हाट शुड आई टेक, कुछ भी ले लेते हैं ना, एक रैंडम ग्राफ जो अपन ने ऊपर बनाया था वही बना देता हूँ, और इस पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ। फील हो रहा है कि नहीं? भाई साहब फील होना जरूरी है, सब कुछ आपको दिखना चाहिए बकायदा। अब इस पॉइंट पर अगर अपन राइट हैंड
टेंजेंट बनाएंगे तो वो बड़ा अच्छा सिंपल सा ऐसा दिखेगा, दिस विल बी राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, और इसी पर अगर मैं लेफ्ट हैंड टेंजेंट बनाता हूँ या लेफ्ट साइड से टेंजेंट बनाता हूँ तो वो भी मोटा मोटा ऐसे ही आएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो एल एच डी और आर एच डी है वो सेम दिख रहा है। ठीक है, आपको कैसे पता सर सही सेम आएगा? बताता हूँ, सब बताता हूँ, है ना। अब एक और केस बताता हूँ जिसमें सेम नहीं आएगा। कोई सोच सकता है, कोई मुझे बता सकता है? सर एक ही इनपुट पे दो दो आंसर आ रहे हो। नॉन यूनिक, एक सेकंड, क्या बोला है बेटा? नॉन यूनिक में फंक्शन मेनी वन होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी मेनी वन हो सकता है विवेक, ऐसा थोड़ी। अभी देखो मैं इस फंक्शन को, ये ब्लू वाला हटा देता हूँ, देखो ये हटा दिया। अब मैं आपके सामने एक ऐसा फंक्शन बना देता हूँ जो मेनी वन है, ये लो, क्या दिक्कत है? फिर भी यूनिक टेंजेंट बन रहा है ना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। ऐसा ले लो आप ग्राफ, ठीक है। मेनी वन 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 की बात नहीं है। अब मैं आपके सामने एक टेंजेंट बना रहा हूँ ना, देखिए, सॉरी, एक फंक्शन बना रहा हूँ। दिस वाज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी रैंडम फंक्शन है। अब मैं y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बना रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। बता रहा हूँ यार, इतना देख लो, अभी देख लो, बार बार कमेंट करने से बेहतर है कि आप यहीं से समझ लें। ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए है। अब इस पॉइंट के अपन राइट साइड पे टेंजेंट बनाएंगे और लेफ्ट साइड पे बनाएंगे। कहां का बनाएंगे? राइट पे और लेफ्ट पे। तो ये रहा पॉइंट ए। पॉइंट ए के राइट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे ना, तो देखिए इधर, इधर देखिए, पॉइंट ए के राइट पे कर्व जो है वो इस तरफ है, और पॉइंट ए के लेफ्ट है कर्व ऐसा कुछ है। दोनों पर टेंजेंट थोड़ा अलग अलग बनेगा। पॉइंट ए के राइट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे ना तो समवॉट लाइक दिस ऐसा बनेगा। चेक करो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अगर सिर्फ इतना होता, अगर सिर्फ इतना होता तो डेफिनेटली यही टेंजेंट बनता, यस और नो। इसको अगर अपन भूल जाते हैं, और कर्व अगर सिर्फ इतना होता, सिर्फ इतना कर्व होता, सॉरी, तो आपका टेंजेंट तो इतू सा बनता ना, सिर्फ टच करती हुई एक लाइन। बात सही है क्या? ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी द राइट साइड ऑफ टेंजेंट। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि टेंजेंट सर ऐसा होना चाहिए? नहीं भाई, टेंजेंट को थोड़ा सा इमेजिन करो, टच करता हुआ होना चाहिए, और ये हो जाएगा इसका राइट साइड का टेंजेंट। इसका लेफ्ट साइड का टेंजेंट बनाएंगे अगर अपन, तो देखिएगा ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट चले जाएंगे, लेफ्ट जाओगे तो आप ये वाली ब्रांच पे आ जाओगे। चेक करो, थोड़ा सा लेफ्ट जाओगे तो ये वाली ब्रांच पर आ जाओगे, और ये वाली ब्रांच पे टेंजेंट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब दोनों टेंजेंट जो है वो सेम नहीं दिख रहे, सेम लेवल पर नहीं दिख रहे, दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि ये वाले दोनों टेंजेंट जो है सेम दिशा में जा रहे थे। दिख रहा है आपको? सेम दिशा मतलब दोनों का अगर मैं एक्स एक्सिस से एंगल निकालता हूं ना, इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे एक डमी एक्स एक्सिस बना देता हूं, तो दोनों का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा ही आएगा, ग्रीन वाला भी और रेड वाले का भी एंगल थीटा ही आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसा करूंगा तो वैसा नहीं होने वाला है। तो ये यूनिक टेंजेंट नहीं हुआ। और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, चिंता मत करो, ठीक है। मैं आपको और एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। नॉन यूनिक टेंजेंट का एक और एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, तो समवॉट लाइक दिस। मान लो ये ग्राफ मैंने बना दिया आपके सामने, ठीक है। ये भी तो कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 है ये, और ये है y इज इक्वल टू 1, है ना। मान लेते हैं कि ये फंक्शन जो है दैट इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड ऑफ x माइनस टू, साथ में क्या आना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, और क्या होना चाहिए? +1, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने 2 यूनिट राइट शिफ्ट करा इसलिए मॉड ऑफ x माइनस टू, और 1 यूनिट ऊपर खिसकाने के लिए +1। मतलब अपन गैस कर सकते हैं। खैर, मेरा टारगेट फंक्शन लिखना नहीं था, फंक्शन पे टेंजेंट बनाना है। क्या आप फंक्शन पर टेंजेंट बना सकते हो? यस बिल्कुल। देखिए इधर नजदीक आ जाइए। हाँ, ये रहा पॉइंट टू। पॉइंट टू के राइट में चले जाओगे तो कौन सी ब्रांच? ये वाली ब्रांच। ये वाली ब्रांच में जो टेंजेंट बनेगा वो ये लाइन खुद ही है। अरे लाइन है इस बार, तो कर थोड़ी है। दिस इज द लाइन एंड दिस विल बी द टेंजेंट। ये लाइन खुद ही टेंजेंट रहेगी, क्योंकि भाई आपने कभी ये जीवन में सोचा है कि लाइन, हर कर्व जो होता है वो
उसमें कुछ ना कुछ कर्व होता है, मुड़ाव होता है, टर्न होता है, लेकिन लाइन में कोई टर्न नहीं होता है, सीधी होती है। तो ये लाइन खुद ही टेंजेंट का काम कर रही होगी, तो इस पर राइट हैंड टेंजेंट ऐसा बनेगा, आर एच डी ऐसा बनेगा। बोलो आया समझ में? लेफ्ट हैंड टेंजेंट अगर बनाएंगे अपन, लेफ्ट साइड पर अगर टेंजेंट बनाएंगे तो थोड़ा सा इधर पहुंचेंगे। पॉइंट ये है, दिस इज द पॉइंट। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाते हैं तो हम यहां कहीं पहुंचेंगे। तो ये बन जाएगा अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यस और नो? अच्छा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग है भाई। आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि दे आर नॉट सेम। और अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो इस पॉइंट टू पर कितने टेंजेंट बन रहे हैं? एक या दो? दो टेंजेंट, राइट साइड पे कुछ और, लेफ्ट साइड पे कुछ और। तो इसको अपन यूनिक कहेंगे या नॉन यूनिक कहेंगे? नॉन यूनिक कहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने कुछ नोटिस करा एक चीज? नॉन यूनिक टेंजेंट जहां जहां बन रहे हैं वो सारे पॉइंट है ना शार्प कॉर्नर वाले। देखो यहाँ पे चोंच, चोंच जैसा कुछ आया है, शार्प कॉर्नर, नुकीला कॉर्नर आया यहाँ पे, है ना? और यहां पर भी नॉन यूनिक टेंजेंट जहां बना वहां पे शार्प कॉर्नर आया है, शार्प कॉर्नर आया है। अच्छा, तो अपने को इतना समझ में आ गया कि चोंच वाले पॉइंट जो होते हैं दे आर बाय डिफॉल्ट नॉन डेरिवेबल। चोंच वाले पॉइंट में वैसे भी आप यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते हो, और अगर आप यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते हो तो दोस पॉइंट्स आर नॉन डेरिवेबल। आ रही है क्या बात समझ में? तो ये नॉन यूनिक टेंजेंट हुआ, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? नॉन डेरिवेबल। ठीक है, नॉन यूनिक टेंजेंट्स hence not derivable, hence non derivable points। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? मैं टाइम दे रहा हूं आपको, लिख लो पहले अच्छे से इसको, ड्रॉ इट कंप्लीटली। तो अपने को काफी चीजें समझ में आ गई है आज। देखो कोई भी टॉपिक होता है ना, उसका फर्स्ट लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसको आप लाइव ही अटेंड करें। कोई भी इमरजेंसी हो, आप रिकॉर्डिंग पे रिलाई मत करो। रिकॉर्डिंग पे भी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वही है कि लाइव हो जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपके मन में जो डाउट है वो आप रिकॉर्डिंग में नहीं पूछ पाओगे, या पूछोगे भी तो आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे या कमेंट करोगे यूट्यूब पे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े क्या? ठीक है, तो नॉन डेरिवेबिलिटी पे थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। नॉन डेरिवेबिलिटी किस किस रीजन से आती है? पहला रीजन तो मेरे को समझ में आ गया नॉन डेरिवेबिलिटी का। क्या? पहला रीजन क्या है? कि चोंच आ जाए, शार्प कॉर्नर। कोई भी ग्राफ में अगर शार्प कॉर्नर आ गया मतलब चोंच। चोंच समझते ना आप लोग? चोंच, अगर कोई भी ग्राफ में शार्प कॉर्नर या चोंच आ गया तो वो नॉन डेरिवेबल है उस चोंच वाले पॉइंट पे। और कैसे नॉन डेरिवेबल हो सकता है, कोई सोच के मेरे को बताएगा? थोड़ा तो इमेजिन करो, सोचो सोचो सोचो, और कैसे अपन नॉन यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सोचो कहीं पर अगर फंक्शन टूट गया, या कहीं पर अगर गड्ढा वड्ढा आ गया, हॉलो सर्कल केस, यस एग्जैक्टली, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये हो जाएगा कि पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि फंक्शन वहां पे टूट गया हो। सोच कर देखिए, फंक्शन वहां पर ऐसे टूट गया हो, तो अपन अगर किसी पॉइंट को लेते हैं, है ना, मान लो ये पॉइंट इधर डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल से भी क्या फर्क पड़ जाएगा? या तो टूट गया हो फंक्शन, या तो वहां पर हॉलो हो, हॉलो। ओके, अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ए पॉइंट ये है, दिस इज द पॉइंट ए।
ये है पॉइंट ए, और पॉइंट ए से अपने को जाना है राइट पे। तो पॉइंट ए से अगर अपन राइट पर जाएंगे, तो पॉइंट ए से राइट पर जाओगे तो आपको ये टेंजेंट मिलेगा, सोचकर देखो ना, क्योंकि नीचे वाला ब्रांच पकड़ेंगे अपन। तो दिस विल बी द टेंजेंट, इसको अपन कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आया क्या? और अगर अपन पॉइंट ए से पीछे की ओर जाते हैं, तो पीछे जाएंगे जैसे अपन पॉइंट ए से, तो ये वाला ब्रांच मिलने लग जाएगा, और इस वाले ब्रांच पर अपने को क्या मिलेगा? टेंजेंट ऐसा कुछ मिलेगा, विच विल बी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यस और नो? समझ में आ रहा है? क्या दोनों स्लोप सेम है? स्लोप सेम नहीं, क्या दोनों टेंजेंट यूनिक है? नहीं, एक टेंजेंट नीचे बना हुआ है, एक टेंजेंट ऊपर बना हुआ है। तो टेंजेंट ऊपर और नीचे बना हुआ है, तो दे आर नॉट सेम, एंड इफ दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट यूनिक। यूनिक नहीं है तो अपन क्या कहेंगे? नॉन डेरिवेबल। ठीक है, टेंजेंट्स, या सिंपली ऐसा लिखो कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू LHD। टेंजेंट्स आर नॉट यूनिक, लिख लेना आप अच्छे से, अपनी भाषा में लिख लेना, टेंजेंट्स आर नॉट यूनिक। अच्छा, यहां पर आ जाइए। यहां पर आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है, जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी आ गया होगा, कि सर इधर राइट टेंजेंट तो ऐसा कुछ बनेगा, और लेफ्ट टेंजेंट भी लगभग लगभग ऐसे ही बनना चाहिए। लेफ्ट टेंजेंट भी ऐसे ही बनना चाहिए। तो यहाँ पे तो LHD RHD सेम आता हुआ नजर आ रहा है। देखो ना, थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको टेंजेंट ये रेड वाला मिलेगा, थोड़ा सा पीछे जाओगे तो भी स्टिल आपको ये ग्रीन वाला मिलेगा। तो इस केस में तो यार स्लोप जो आगे वाला है और पीछे वाला है वो तो बराबर आता हुआ नजर आ रहा है अपने को। तो कैसे ये नॉन डेरिवेबल हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि बीच में पॉइंट में तो गड्ढा है ना यार। पॉइंट में अगर गड्ढा आ गया, पॉइंट में अगर गड्ढा आ गया तो उस पॉइंट पर अपन टेंजेंट बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। अगर आपको मैं ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए बोलता हूं, तो एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, और अगर एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं है तो इधर आओ मेरे साथ, ऊपर चलो। ऊपर जाएंगे अगर अपन, तो फॉर्मूले में अगर अपन देखते हैं, एफ ऑफ ए आता है फॉर्मूले में, दोनों फॉर्मूले में एफ ऑफ ए आता है। और जब एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं है तो क्या आप कद्दू टेंजेंट निकाल के बताओगे? निकाल ही नहीं सकते ना। डेरिवेटिव RHD LHD निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो अपने को मेन वजह समझ में आई है नॉन डेरिवेबिलिटी की। नॉन डेरिवेबिलिटी की दो जड़ अपने को समझ में आई है, दो रीजन समझ में आए। पहला रीजन क्या है? चोच, शार्प कॉर्नर, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है? डिसकंटिन्यूटी, सिंपली डिसकंटिन्यूटी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा याद रखो कि गड्ढा आ जाएगा या फिर फंक्शन टूट जाएगा। डिसकंटिन्यूटी, खत्म, पीरियड। फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डेरिवेबल है। फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डेरिवेबल है। ठीक है। अच्छा, चलो, चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, एकदम फिट बैठना चाहिए सब कुछ। ठीक है, एक भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो इसके अलावा और कोई वजह होती है कि नॉन डेरिवेबिलिटी की? मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगा कि नहीं होती है। बस यही दो वजह होती है नॉन डेरिवेबिलिटी की, दैट्स इट। इसके अलावा कोई वजह नहीं होती है। दिस इज द ओनली रीजन ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। आई होप यू पीपल आर राइटिंग। अच्छा, जो जिन बच्चों को होमवर्क नहीं हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं जबरदस्ती बोलूँ, बट प्लीज आप होमवर्क टाइम पे कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स में नंबर नहीं आएंगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जितना आप पेन चलाओगे ना, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट बनोगे, और उल्टा जितना कम क्वेश्चन करोगे उतने कम एक्सपर्ट रह जाओगे। मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस लगती है। ठीक है। तो मेरे को आप टाइम टाइम पे होमवर्क भेजिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको RD शर्मा से होमवर्क दूंगा, तो आपका इसके पहले का मॉड्यूल एंड सिंगेज एटलीस्ट इतना तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, है ना? ओके, आगे बढ़ूं? रेडी? अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। कोई भी फंक्शन अगर डेरिवेबल होता है ना, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अगर डेरिवेबल हुआ, अच्छा आप ही लोग इसको डिसाइड कीजिएगा, मैं आपको एज ए न्यू पॉइंट नहीं बताना चाहता हूं। सुनो मेरी बात बच्चों, सुनो। अगर फंक्शन नॉन डेरिवेबल, अगर आपको कोई आके बोलता है ना, कोई भी, मान लो कोई बच्चा आया, उसका नाम बबलू है, बबलू ने आके बोला आपको कि एक फंक्शन है वो नॉन डेरिवेबल है। ठीक है, तो पहली बात तो बबलू की बात को मान लोगे कि हाँ भाई, अगर वो कह रहा है कि कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो है। बट आपके दिमाग में क्या आएगा? व्हाट कैन बी द रीजन? आप अगर सोचोगे कि क्या रीजन हो सकता है कि
फंक्शन नॉन डेरिवेबल, तो आपके दिमाग में दो ही चीज आएगी, या तो चोंच आ रहा होगा या तो फंक्शन टूट गया होगा। दो ही रीजन होते ना। एक सेकेंड सर, स्कूल में एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन, क्या लिख रहे हो? अच्छा, स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज। कब से है मेरे को बताना, ठीक है? तो यार आप क्या सोचोगे, आप सीधे साधे प्राणी, आप ये सोचोगे कि या तो चोंच आ रही होगी या तो फंक्शन टूट गया होगा। लेकिन लेकिन अगर आपको आके बबलू बोलता है, बबलू आके बोलता है कि फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है, तो आप क्या सोचोगे? ना तो उस फंक्शन में चोंच होगा और ना ही उस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी होगी। आ रहा है क्या समझ में? अरे यार, बबलू ने आके बोला कि फंक्शन में क्या है, फंक्शन डेरिवेबल है, तो अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो उसमें डिसकंटिन्यूटी तो होगी ही नहीं, चोंच तो वैसे भी नहीं होगा, खैर चोंच तो होगा ही नहीं। लेकिन मेरा ये कहने का पॉइंट है कि डेरिवेबिलिटी, अगर फंक्शन डेरिवेबल है ना, तो इट इंप्लाइज कि फंक्शन कंटिन्यूस तो 100% रहा ही होगा। सोचकर देखो, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता तो इट वुडंट हैव बीन डेरिवेबल इन द फर्स्ट प्लेस, बट सिंस द फंक्शन इज डेरिवेबल इट शुड बी कंटिन्यूस, शुड हैव बीन कंटिन्यूस। ठीक है, फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, क्योंकि अगर वो नॉन डेरिवेबल होता उसकी दो वजह होती। ये चोंच आ जाना, चोंच आने के बावजूद भी फंक्शन तो कंटिन्यूस होता है ना, बट फिर भी नॉन डेरिवेबल है। लेकिन यहां पर तो आपको बोला कि डेरिवेबल, तो ना तो चोंच होगा ना तो फंक्शन टूटा होगा, मतलब फंक्शन मस्त मक्खन की तरह सीधा जा रहा होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि डेरिवेबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। इसका प्रूफ मैं आपको नीचे दे दूंगा, इसका प्रूफ मैं आपको नीचे दे दूंगा। ठीक है, प्रूफ के पीछे मत भागो, आई विल गिव यू द प्रूफ, डू नॉट वरी। तो आप ऐसा लिखिए मेरे साथ साथ कि डेरिवेबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबिलिटी, इट इंप्लाइज कंटिन्यूटी, तो लिखिए फॉर अ फंक्शन डेरिवेबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। अगला पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 1। इसका प्रूफ मैं अभी दे दूंगा, स्टार लगा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, नीचे अपन प्रूफ लिख लेंगे इसका। अच्छा, कोई फंक्शन अगर नॉन डेरिवेबल है, कोई फंक्शन अगर नॉन डेरिवेबल है, 4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं आपको, टोटल 1 2 3 4। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखिएगा। कोई फंक्शन अगर नॉन डेरिवेबल है, आप बताना ट्रू या फॉल्स। ठीक है, जस्ट टेल मी इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। नॉन डेरिवेबिलिटी, इट इंप्लाइज डिसकंटिन्यूटी। मतलब आपको कोई बबलू आके बोलता है कि फंक्शन नॉन डेरिवेबल है, तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहा होगा? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है, क्यों भाई? रीजन इसका बताइए। सर वो चोच वाला। हाँ भाई, नॉन डेरिवेबिलिटी की वजह सिर्फ डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, डिसकंटिन्यूटी एक वजह होती है, बट सिर्फ वही एक वजह नहीं है, चोंच भी हो सकता है। तो नॉन डेरिवेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि फंक्शन टूट गया होगा, हो सकता है कि फंक्शन में चोंच हो, चोंच होने के बावजूद भी वो है तो कंटिन्यूस, राइट? फंक्शन है तो कंटिन्यूस, बट स्टिल इट इज नॉन डेरिवेबल, ये भी तो हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो वो टूट गया होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर, बच्चे इसको रटते हैं, मैं बताता हूँ, हमेशा मैं देखता हूँ बच्चे इसको रट लेते हैं या फिर पता नहीं, डोंट डू दैट। आप बिल्कुल ऐसा मत करें, सिस्टमैटिक इसको समझिए। अच्छा, अगर आपको मैं ऐसा लिखता हूं कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब वो डेरिवेबल होगा ही होगा। क्या ये ट्रू है फॉल्स है? कंटिन्यूटी, फॉल्स। फॉल्स। ओके ग्रेट। कंटिन्यूटी इंप्लाइज डेरिवेबिलिटी। दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे।
कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है उसके बाद क्या वो डेरिवेबल होगा? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। चोंच वाला केस हमेशा देखिए, फंक्शन अभी भी कंटिन्यूस है लेकिन उसके बाद चोंच आ गई तो वो नॉन डेरिवेबल हो गया। कंटिन्यूस होने का मतलब डेरिवेबल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक लास्ट वाला बताना ट्रू है या फॉल्स है। डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डेरिवेबिलिटी। आराम से सोच के बोलना, बोल के मत सोचना, सोच के बोलना। ट्रू ट्रू। ट्रू ट्रू लग रहा है सबको। चलिए, कोई ऐसा जिसको फॉल्स लग रहा हो? बिल्कुल, क्योंकि देखिए फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है मतलब टूट गया, अगर टूट गया तो फिर तो सोचना ही नहीं है बाबा। अगर वो टूट गया है तो वो डेफिनेटली नॉन डेरिवेबल होगा ही होगा। ठीक है, हम डेफिनेटली उसी पॉइंट की बात करेंगे जहां पर वो टूट गया है। और मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूं कि वो हर पॉइंट पे, अपन हर पॉइंट पे नहीं बोल रहे, बेसिकली अगर वो टूट गया है तो कहीं ना कहीं वो नॉन डेरिवेबल होगा। सो दिस इज ट्रू, दिस इज एक्चुअली ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसको मैं बस पिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी आज। ये चारों बातों में से एक भी बात आपको रटना नहीं है, ना इसको सोचना है। आप हाल की हाल बस दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना? अगर मैं आपको बोल देता हूं कि कोई फंक्शन अगर नॉन डेरिवेबल है, नॉन डेरिवेबल है और असर्शन रीजन में आ जाता है कि सिंस द फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल देन इट वुड हैव बीन डिसकंटिन्यूअस, तो आप आराम से पकड़ लोगे कि यार ये एकदम बकवास कर रहा है। फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो जरूरी थोड़ी है कि टूट गया हो सकता है उसमें चोंच रही हो। या फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी थोड़ी है कि वो डेरिवेबल रहा होगा। सोचो ना, मैं कुछ रट थोड़ी रहा हूं, हाल के हाल में वही सोच लूंगा। कंटिन्यूअस है उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल हो सकता है चोंच आ गई हो, कंटिन्यूअस होने के बाद भी चोंच आ जाने से नॉन डेरिवेबल हो जाता है। तो ये चारों पॉइंट जो है ना, ये दीज आर गोल्डन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इतने में ये चैप्टर जो है मेरा कवर हो जाता है। इसके बाद सिर्फ अपन क्वेश्चंस करेंगे, एक दो प्रॉपर्टीज देखेंगे और अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड वेरी सुन वी विल स्टार्ट एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इसका प्रूफ बता दूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। काफी घटिया प्रूफ है इसका, है ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रूफ करने में या फिर प्रूफ देखने में, समझाने में या समझने में, दोनों में मजा आता है, बट इसमें ना समझाने में मुझे मुझे मजा आएगा ना आपको समझने में मजा आएगा। तो आखिरी के 3 मिनट अपन सिर्फ प्रूफ एज अ फॉर्मेलिटी लिखेंगे बस। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट वन मैथमेटिकल प्रूफ है। पहले बोर्ड एग्जाम में आया करता था, आजकल ये नहीं आता है, तो दैट इज अनदर गुड न्यूज कि ये बोर्ड एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। क्या प्रूफ करना है अपने को? हमें, अच्छा स्टार लगा देता हूँ, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू दिस स्टार। सो डेरिवेबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, मतलब इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल, आपको ये प्रूफ करना है कि इफ अ फंक्शन is derivable at x is equal to a. If a function is derivable at x is equal to a, it is continuous at x is equal to a. ठीक है, अच्छा देखिए इसका प्रूफ आप, इसका प्रूफ हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। अच्छा है, आपको ये पता है ना कि 2 और 2 बराबर होते, सबको पता है 3 और 3 भी बराबर होते, मसाला और मसाला भी बराबर होते, लफड़ा और लफड़ा भी बराबर होते। उसी तरह से मैं यहाँ पर है ना प्रूफ को थोड़ा वियर्ड तरीके से स्टार्ट करता हूँ कि एफ ऑफ ए प्लस एच लिख दूंगा एलएचएस में, माइनस एफ ऑफ ए, और आरएचएस में भी वही चीज लिख दूंगा। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब थोड़ा ये प्रूफ करने का एक वियर्ड तरीका है। नाउ आई विल टेक लिमिट ऑन बोथ साइड्स, तो लिखेंगे अपन टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट x टेंडिंग टू, सॉरी नॉट x, h फॉर हलवाई, h टेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमें एलएचएस में लिमिट लेते हैं, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, ये लिमिट ले लिया मैंने, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू आरएचएस का भी लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ आरएचएस, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच
माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, पहले मैंने लिखा कुछ मसाला इज इक्वल टू मसाला, फिर दोनों का लिमिट इज इक्वल टू लिमिट। अब लिमिट लिखने के बाद एक छोटा सा काम मैं यहाँ पे ये करूंगा कि दोनों तरफ मैं, सॉरी नॉट दोनों तरफ, आरएचएस में मैं नीचे एच से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। एच से क्यों डिवाइड करा मैंने, व्हाट वाज द रीजन कि मैंने एच से डिवाइड करा इसको? वो इसलिए करा ताकि, जस्ट मिनट, हाँ, ताकि ये काम की चीज बन जाए। अच्छा, ये क्या होता है? ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर h का वैल्यू प्लस पॉजिटिव हुआ, अगर h का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, और अगर h का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना? अच्छा, ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, मैं अभी लेक्चर के एंड में आपको वही बताने वाला हूं। तो फंक्शन डेरिवेबल है, फंक्शन इज डेरिवेबल, राइट? तो अगर फंक्शन डेरिवेबल है, अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो ये चीज फाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि इसका आरएचडी या एलएचडी है ना, दिस शुड बी फाइनाइट। और एनी फाइनाइट क्वांटिटी इनटू एच, एनी फाइनाइट क्वांटिटी इनटू एच विल बी जीरो। सोचकर देखिए, तो आरएचएस में क्या आ जाएगा? जीरो। और एलएच में क्या, एलएचएस में आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए प्लस एच सॉरी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ये एलएचएस में तो एज इट इज लिखा हुआ है, आरएचएस में ये जीरो हो जाना चाहिए। मैंने बेसिकली आरएचएस में लिमिट का वैल्यू रख दिया, एलएचएस में मैंने अभी नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ मेरे को पता चल गया ना कि फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। अच्छा, आपको ये पता है ना कि लिमिट ऑफ मंकी, या ऐसा सोचो, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एफ माइनस लिमिट ऑफ जी। वही चीज यहाँ पे करेंगे, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, ऑफकोर्स एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, बस आ गया अपना आंसर, खत्म। एफ ऑफ ए होगा कांस्टेंट, मैं आपको बता चुका हूँ लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, और यहाँ पर लिमिट का वैल्यू अपन ने अभी रखा नहीं है, लेकिन जब आप ये एफ ऑफ ए को उस तरफ पहुंचाओगे राइट हैंड साइड में, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, अच्छा ये चीज क्या इंप्लाई करती है? व्हाट डज दिस इंप्लाई? ये किसका फॉर्मूला, किसका, क्या क्या पता चल रहा है इसको देखकर कि ए के थोड़ा सा आगे और ए पर, ए के थोड़ा सा आगे और ए पर वैल्यू बराबर है, और अगर एच का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो ए के थोड़ा सा पीछे और ए पर वैल्यू बराबर है। मतलब दिस implies that function is continuous, this implies that f of x is continuous at x is equal to a। ये तो कंटिन्यूटी की परिभाषा लिखी हुई है, थोड़ा सा ध्यान से देखो उसमें घुस के, ए के थोड़ा सा आगे और ए पर वैल्यू बराबर है, और एच का वैल्यू नेगेटिव है तो ए के पीछे और ए पर वैल्यू बराबर है, खत्म। तो मतलब क्या प्रूव हो गया ना, हेंस प्रूव कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो फंक्शन कंटिन्यूस भी हो गया। अब काफी घटिया प्रूफ था इसका, अब ये स्टैंडर्ड तरीका है प्रूफ करने का। ठीक है, इसी तरह से सीखा जाता है और सिखाया जाता है, बट ये आपको एग्जाम में आजकल नहीं पूछा जाता है। कुछ बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर ये पहला वाला पॉइंट प्रूव कर दो, देयर वाज नथिंग टू प्रूव हियर, बट स्टिल अपन ने कर लिया फॉर्मेलिटी के लिए। आपको इसको बिल्कुल स्किप करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। तो आज का लेक्चर अच्छे से रिवाइज करेंगे, पूरा एक एक पॉइंट। ये जो बॉक्स है, दिस इज $1 मिलियन बॉक्स, यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, हर साल इतने क्वेश्चन बनते हैं ना, कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी के पीछे आपको हजारों चीजें घुमा फिरा के पूछ सकता है वो, हमें आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट लेक्चर अपना जितना भी रहा है, आज अपन ने लिखा कम है और समझा ज्यादा है, तो इसको रिवाइज कीजिए आप। होमवर्क में आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, आपको एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा कि ये वाला फॉर्मूला हमको मेमोराइज करना है बस, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? किसी भी पॉइंट पर आर एच डी निकालना है तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है, इसको लगाएंगे आर एच डी आ जाएगा। ए वो पॉइंट है जिस पर आपको चेक करना है कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं। एच के बारे में हम सब बचपन से जानते हैं कि क्या है, बचपन मतलब कुछ हफ्ते पहले से अपन ने जान लिया है कि एच का मतलब क्या है। अच्छा देखो, आर एच डी और एल एच डी का फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर देखो एफ ऑफ ए प्लस एच है,
माइनस एफ ऑफ ए उधर भी है इधर भी है, यहां पर भी एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह ए माइनस एच। तो बेसिकली इस फॉर्मूले में दुनिया में जहां जहां एच है वहां वहां मैंने माइनस एच रखा है। देखो ये एच और ये एच, इसकी जगह माइनस एच रखा है, चेक कर लो आप। यहां पर मैंने माइनस एच और माइनस एच रख दिया, बस एलएचडी और आरएचडी का फॉर्मूला एकदम सेम है, बस एच की जगह अपन ने प्लस और माइनस का एक फेरबदल किया है। ठीक है, दिस इज वन सिंपल ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चंस अपन कल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ यू हैव टू होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। आपका जो होमवर्क है दैट इज कंटिन्यूटी की आपको आर डी शर्मा सॉल्व करनी है। ठीक है, एंड आर डी शर्मा में भी सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो आर डी शर्मा के एमसीक्यूज आप पूरे सॉल्व करेंगे आज की आज। कल मेरे को सबका होमवर्क चाहिए। जिस बच्चे ने मॉड्यूल नहीं भी करा छोड़ दो अभी मॉड्यूल को, इसको आज आप सॉल्व कर लेना, फिर मॉड्यूल दोबारा उठाना। पेंडिंग होमवर्क पहली बात तो होना नहीं चाहिए आपका। मैं आपको पनिशमेंट दे नहीं रहा हूं इस कारण आपके पेंडिंग होमवर्क हो रहे हैं, कोई बात नहीं, उसका भी हम कुछ इलाज कर ही लेंगे। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा पूरा कर लीजिए आज की आज सॉल्व। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू शुड सॉल्व बाय योरसेल्फ। आपसे बन भी जाएंगे, थोड़े बहुत आपको चैलेंजेस मिलेंगे बट यू कैन सॉल्व एनीथिंग। हम मॉड्यूल और सिंगेज सॉल्व करके बैठे तो ये तो अपने लिए बच्चों का खेल होगा। आर डी शर्मा का पीडीएफ भेज दोगे? भेज देता हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो है वो भी बिल्कुल यू कैन सॉल्व इट, बट आपको अगर मैं स्टेट बोर्ड वाले बच्चों से बोलूंगा ना, एचएससी वाले बच्चे क्या करें, आप आपकी मिससेलेनियस एक्सरसाइज जो है ना कंटिन्यूटी की मिससेलेनियस एक्सरसाइज उसको सॉल्व कर लो। मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कंटिन्यूटी आप आर डी शर्मा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी एग्जाम थोड़ी अलग टाइप की होगी। ये सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चे कर ले और आप मिससेलेनियस एक्सरसाइज आज की आज, टुडे इज द डे। मेरे को कल किसी का भी पेंडिंग होमवर्क नहीं चाहिए, चाहे आपको रात भर जागना पड़े आप इसको सॉल्व करें। ऐसा नहीं करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट कर लेना सॉल्व। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, आई हैव टू टेक दी अटेंडेंस।